आप देख रहे हैं महाबहस। मैं हूं जब्बार खान। जमीन की जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में 1947 से लेकर के अब तक वहां पर सुकून कम और खौफ ज्यादा रहा है। चाहे 1947 की तारीख हो, 1965 हो, 1971 हो या फिर 1988 हो। ये वो तारीख है जब पाकिस्तान की साजिशें किस तौर पर कश्मीर के खिलाफ में सामने आए और ऐसे में भारत ने इन तमाम मौकों पर कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन 5 अगस्त 2019 जब केंद्र की सरकार ने कश्मीर की सूरत और सीरत दोनों बदलने का एक प्रण लिया और इसके बाद में धारा 370 आर्टिकल 370 हटा दी गई। कहा यह गया कि कश्मीर में अब सब कुछ सामान्य हो चुका है, सब कुछ सामान्य हो जाएगा, आगे आने वाले दिनों में यहां पर सिर्फ और सिर्फ सुकून होगा। मगर आज हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें किस तरीके से सरे बाजार, सरे राह और दिन की रोशनी में एक आतंकवादी अपने कुर्ते के नीचे से AK-47 निकालता है और सरेआम जिस तरीके से अंधाधुंध फायरिंग करता है, हमारे 2 जवानों की उसमें शहादत हो जाती है। सवाल यह है कि 2019 से लेकर के 15 अगस्त से लेकर के और आज के वक्त तक 2021 के बीच में कश्मीर बदला कितना है, कश्मीर के लोगों को उन मुश्किलों से निजात कितनी मिली है। यह तस्वीर जो कि आप देख रहे हैं, एक आतंकी देखिए बड़े आराम से जाता है और उसके बाद में AK-47 निकालता है और फिर धड़ाधड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। और आज इन तमाम चीजों के बीच में चर्चाएं भी आम है कि क्या कश्मीर में सब कुछ बदल चुका है। 72 घंटों के भीतर यह दूसरी ऐसी आतंकी वारदात है और 72 घंटों के भीतर ही नहीं बल्कि विदेशी राजनयिकों के आने के बाद में जिस तरीके से आतंकवादी एक बार फिर से सक्रिय हुए हैं, लोग ये सवाल कर रहे हैं कश्मीर कितना बदला है। आज हम चर्चा इसी पर करेंगे। हमारे साथ में कई सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे कराएं। लेकिन आइए आपको बताते हैं कि हाल ही में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पार्लियामेंट में जो बयान कश्मीर को लेकर के दिया कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है, पहले वो आपको सुनवाते हैं। अभी अभी जो निर्णय करा है LG साहब ने, जम्मू कश्मीर की सरकार ने खनन का अधिकार भी पंचायती राज संस्थानों को दे दिया, इसमें हिस्सा भी देश में कहीं नहीं है। इससे वो आत्मनिर्भर होंगे, अपने गांव का विकास करेंगे। ये डिसेंट्रलाइजेशन जो किया है, नीचे तक सत्ता को परकोलेट करने का काम किया है, वो धारा 370 हटाने के कारण हुआ है। 70 साल तक नहीं हो सका था। माननीय महोदय, BDC के अध्यक्ष तो DM के समकक्ष स्थान दिया गया है। उग्रवादी घटना में मारे गए किसी भी निर्वाचित सरपंच, पंच, BDC अध्यक्ष के लिए 25 लाख रुपए की राशि की व्यवस्था की है। चुनाव कराकर हम नहीं रुके, मान्यवर उनको अधिकार दिया है, उनको बजट दिया है। पहले 5,000 रुपया भी सरकार से मांगना पड़ता था सरपंच को, ऐसी स्थिति थी। आज उनको हमने स्थिरता प्रदान की है, पंचायतों को सुदृढ़ किया है, वहां पर अफसर भेजे जा रहे हैं। 21 विषय पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के 21 विषयों को पंचायतों के हवाले कर दिया गया है और लगभग 1500 करोड़ रुपया सीधा उनके बैंक अकाउंट में डालकर जम्मू कश्मीर के गांवों का विकास का रास्ता प्रशस्त किया। और जो मेरा हिसाब पूछ रहे 17 महीने में स्टेटहुड कब दोगे, स्टेटहुड कब दोगे, स्टेटहुड कब दोगे, हम जरूर देंगे। मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, ये मैंने भी कहा है स्टेटहुड टेम्पररी है, और आप 17 महीने में हिसाब मांगते हो तो टेम्पररी 370 साल तक चली, उस वक्त क्यों हिसाब नहीं मांगते थे? एक टेम्पररी प्रोविजन कब तक टेम्पररी रहेगा? टेम्पररी प्रोविजन को क्यों उखाड़ नहीं देते यार? क्यों कोई पूछता नहीं था? क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करनी थी। ये सरकार वोट बैंक की राजनीति से नहीं चलती। ये सरकार देश के हित में फैसले करती है। ये सरकार देश के भविष्य को सुधारने के लिए कि धारा 370 से क्या मिला, इसका हिसाब वजीर दाखिला दे, गृह मंत्री दे। तो ठीक है भाई, आपने कहा है तो मैं दे ही देता हूं। सबसे पहला काम हमारी सरकार आने के बाद वहां पंचायती राज का पुनर्स्थापना हुआ है, शुरुआत हुआ है। पुनर्स्थापना शब्द ठीक नहीं मान्यवर, हमने पंचायत के चुनाव कराए। अभी डिस्ट्रिक्ट पंचायत के चुनाव हुए, लगभग 51.7% वोटिंग हुई, कहीं पर भी गोली नहीं चलानी पड़ी और मान्यवर शांतिपूर्ण मताधिकार का प्रयोग हुआ।
कांग्रेस के शासन के चुनाव कैसे हुए थे मैं इसमें जाना नहीं चाहता। तो संसद में गृह मंत्री अमित शाह का बयान ये आपने सुना। हालांकि गृह मंत्रालय के आंकड़े ये कहते हैं कि करीब 60% जो आतंकी घटनाएं थी उसमें कमी आई है। जो हमारे जवान शहीद होते थे उसमें कमी आई है, पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी आई है। कश्मीर एक नई दिशा की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता कमर अली साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्वागत है सर आपका। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के नेता ब्रिजेंद्र जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर महेंद्र यादव जी हैं, आपका स्वागत है। और रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर वीएन झा जी हमारे साथ में हैं। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है। कमर अली साहब, गृह मंत्री ने कहा कि आप हमसे 17 महीनों का हिसाब मांगते हैं, लेकिन सवाल तो अब यह है कि ये जो विदेशी राजनयिक आए 72 घंटों में दूसरी आतंकी घटना और वारदात हुई है। सरेआम AK-47 से 2 जवानों को भून दिया गया। तो सवाल तो जनता पूछेगी ना आपसे। देखिए, जो जवान शहीद हुए हैं उनके लिए खराज अकीदत पेश करते हैं हम, हमारी पार्टी ने पेश करी। और हमारे वक्त में बहुत कमी आई है जब्बार जी, ये मानना पड़ेगा। और सारी रिपोर्ट हैं, आपने भी कबूला, हर एक ने कबूला चैनलों ने, और आवाम को भी देखिए राहत है। वही पंचायत चुनाव हुए हैं और पंचायत चुनाव में हम जीत के भी आए हैं। लोगों ने, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों ने हमें कबूल भी किया है। धारा 370 हटाने के बाद जो माहौल एक सामान्य तरीके से हुआ है वो एक खुशगवार माहौल हुआ है। अब मैं, क्योंकि मुझे भी जब्बार जी अफसोस होता था और आपको भी अफसोस होता था, जो भी हिंदुस्तानी है उसको अफसोस ये होता था कि 2 झंडे, आप बताइए, 2 झंडा, 2 संविधान, एक मुल्क है, जम्मू कश्मीर हमारा दिल और जान है। वहाँ पे 2 झंडे 2 संविधान होने का क्या मतलब उठता था? हमने उस चीज को खत्म किया। एक मुल्क है, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान की सरजमी है। यहाँ कमर साहब आपकी बातें सारी ठीक है, आपकी बातें सारी ठीक है। कश्मीर के लिए सबसे बुनियादी सवाल ये, कश्मीर के लिए सबसे बुनियादी सवाल ये था कि वहां से आतंकवाद का पूर्ण रूप से सफाया हो जाए। 17 महीनों के भीतर भीतर क्या आतंकवाद पूर्ण रूप से साफ हो गया? और अगर हुआ है तो 72 घंटे के अंदर दूसरी बड़ी आतंकी घटना कैसे हो गई? देखिए, मैंने आपसे कहा कि कमी आई है। हमारी जो जांच एजेंसियाँ हैं, सुरक्षा बल हैं, सारे लोग काम कर रहे हैं और आवाम भी अब साथ दे रही है। आवाम भी पंचायत चुनाव लड़ी है, आवाम भी अब हमारा हुकूमत का साथ देती है, आवाम भी अपनी बात रखती है, आतंकवादी को पकड़ाया भी है। और बहुत से देखना, वालिद वालदा ने भी निवेदन किया अपने बच्चों से, जिनको सरकार ने माफ़ किया है, खुद आए हैं कि हम गलत रास्ते पर चले गए थे और उन्होंने आके अपने आप को खुद बताया किस रास्ते पर हम भटक गए थे। उनकी भी देखिए वापसी हुई है। जो बच्चे भटक गए थे, जिनको पड़ोसी देशों ने भड़काया था, वो भी वापस आ रहे हैं। चुटपुट चीज़ें रह गई हैं, उसको भी हम दुरुस्त कर रहे हैं। यकीन मानिए इस साल में बिल्कुल सामान्य तरीके से जो हालात हैं बिल्कुल हमारे काबू में आ जाएंगे, काबू में हैं। एक चुटपुट घटनाएं जो हो जाती हैं वो ना हो, हमारे हालात सामान्य रूप से काबू में आ जाएंगे, शहीद ना हो, ये भी ध्यान होगा। ठीक है ब्रिजेंद्र जी, धारा 3 आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद में ये सारी चीजें सामने आई है कामयाबी की शक्ल में, मगर आप लोग धारा आर्टिकल 370 को हटाए जाने को लेकर के ये कहते हैं कि साहब वहां के आवाम के साथ में ये ज्यादती और नाइंसाफी है। देखिए आदरणीय जब्बार जी, मैं कश्मीर नहीं गया, पहले भी नहीं गया था और 370 हटने के बाद भी नहीं गया। जो चीज़ें अखबार में आ रही हैं, जो चीज़ें टीवी में दिखाई जा रही हैं, जो चीज़ें मीडिया के माध्यम से मुझे मालूम हो पा रही हैं और जो आप दिखा रहे हैं, उससे अभी वक्त कम है तो इसको तो माना जा सकता है, लेकिन बहुत बड़ी कीमत ही दे रहे हैं ऐसा मुझे दिखाई पड़ा। 1 वर्ष तक 1000 गुना जीडीपी जम्मू कश्मीर की कोलैप्स कर गई। 1 साल तक से ज़्यादा समय तक लोगों को पूरे दुनिया से और भारत से अलग थलग कर दिया गया। सारी इंटरनेट, फ़ोन, मोबाइल सब बंद कर दिए गए। सारे बड़े नेताओं को डिस्कनेक्ट कर दिया गया पूरे देश से। और हिंदुस्तान का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा, हम लोग चाहे भारत के माने नहीं गए होंगे, कोई भी आदमी जम्मू कश्मीर को नहीं जाने पाया
कि वहां जाकर के लोगों से मगर बात सरकार कर ये सके, कहती बात है कर ब्रिजेन सके, जी, मिल सरकार ये सके। कहती है अलग कि ये बात है कड़े फैसले लेना तीसरी जरूरी था। बार ऐसा हुआ कि ये कड़े फैसले लेना जरूरी था, अगर ऐसा नहीं करते, ये एहतियाती कदम नहीं उठाते तो कभी ये हो नहीं पाता, इसलिए जरूरी था। अब तो देश की विडंबना बन गई है कि सरकार जो भी कहे उसे मानना पड़ेगा। 8 नवंबर 16 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी करके कमर तोड़ दिया आतंकवाद की, ये अलग बात है। उसके बाद हमारे 1000 से ऊपर जवान शहीद हो गए, सेंसर जोन में 300 किलो आरडीएक्स आ गया, लेकिन हमें मानना पड़ेगा क्योंकि आप कह रहे हो और मोदी जी कह रहे हैं, शाह जी कह रहे हैं। अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर गई, सरकार कह रही बहुत अच्छा चल रहा है, हमें मानना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में पूरे भारत के लोगों ने जमीन जाकर खरीद ली, प्लाट खरीद लिया, लोगों की शादियां होने लगी, आप कह रहे हो, हमें मानना पड़ेगा। तो अब तो सरकार को अपनी बात कहना और जबरदस्ती लोगों से मनवाना परंपरा जैसी बन गई है, क्योंकि नहीं मानेंगे तो हम देशद्रोही भी कह देंगे, आप कह दोगे, या भाजपा प्रवक्ता कह देंगे, या कोई विशेषज्ञ कह देगा कि हमारा देश से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो चीजें रिपोर्ट हम लोगों को दिखाई पड़ती है, जो थोड़ा बहुत समझ हम लोग रखते हैं, उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। भी पंचायती राज की बात वो कर रहे थे, उसके लिए एक राज्य को डिमोलिश कर देना, तोड़ देना, राज्य की मान्यता खत्म कर देना। वैसे भी जम्मू आप व्यवस्था कर सकते थे, पंचायती राज तो पूरे देश में लागू है, वहां भी आप लागू कर देते। नहीं, सरकार तो उसमें ये कह रही है कि सही समय आएगा तो उसे हम पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे। सही समय आने पर पूर्ण राज्य का दर्जा सरकार देने की बात वो कर रही है, ठीक है। मगर आप क्योंकि विशेषज्ञों का आप जिक्र कर रहे हैं कि सरकार जो कुछ कहती है उसे वैसे मानना हमारी मजबूरी हो जाती है, तो फिर ऐसी स्थिति में मैं आपकी तरफ आऊंगा। महेंद्र यादव जी, क्या आप विजेंद्र कुमार जी की बातों से सहमत हैं? की परंपरा पड़ गई है, ठीक है। सत्ता पक्ष की तरफ से कमर अली साहब है जिनके अपने तर्क थे, अपने दोनों के तर्क, विजेंद्र जी के तर्क भी सुने, आप सहमत हैं? महेंद्र जी। जी, ये बात तो माननी पड़ेगी कि सरकार जैसा चाहेगी, वो सरकार जो बताएगी वो हमें मानना पड़ेगा। इसलिए मानना पड़ेगा कि कश्मीर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सब कुछ जो मालूम चल रहा है, सब कुछ सरकार के नजरिए से ही मालूम चल रहा है। यहाँ के लोगों को तो कश्मीर में जाने की अनुमति होती नहीं है। जब यहाँ के नेता जाना चाहते हैं, यहाँ का प्रतिनिधिमंडल जाना चाहता है, तो कश्मीर के जो बाकी हिस्सा है हिंदुस्तान का, भारत का, वो जो वहाँ के जो लोग अब जाना चाहते हैं तो उनको तो जाने नहीं दिया जाता। तो अब ऐसी स्थिति में हमारे पास और क्या जरिया है मानने का, जो संसद में बोल, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि सरकार उन्हीं चीजों को पब्लिक डोमेन में आने दे रही है जो सरकार को सूट कर रहा है, जिससे सरकार को फायदा मिले, जो जनता वही सुने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सरकार वही जानना चाह रही है। और भारतीय जनता पार्टी की ये शुरू से नीति रही है कि उनको कश्मीर में जो अब स्थानीय इकाई है, ठीक है, वो लोग तो सत्ता चाहते होंगे, बाकी कश्मीर को ये बाकी देश के लिए एक मुद्दा बनाकर बाकी देश में एक माहौल बनाना चाहते हैं, बाकी देश के लिए एक चुनावी मुद्दा कश्मीर को रखना चाहते हैं। तो आप सहमत नहीं है? आप गृह मंत्री की बातों से, आप, मैंने बहुत विस्तार से गृह मंत्री की बातें सुनवाई पार्लियामेंट में, जिन्होंने कहा, आप सहमत नहीं है उनसे? भी बोले हैं गृह मंत्रालय के आंकड़ों से आप सहमत नहीं? स्क्रीन पर चल रहा है कि क्या क्या, कितनी आतंकी वारदात में कमी आई, जवानों की शहादत में कितनी कमी आई, पत्थरबाजी में कितनी कमी आई। आप इन आंकड़ों से सहमत नहीं? चूंकि ये गृह मंत्रालय का आंकड़ा है, इसलिए सरकार ने अपनी तरफ से दिया है। सरकार के आंकड़े, सरकार तो कई बार भ्रमित करने वाले, गुमराह करने वाले भी आंकड़े देती रही है, तो कोई क्रॉस चेक करने वाला कोई और कोई तीसरी पार्टी भी तो हो, पत्रकार हो, स्वतंत्र हो, या विपक्ष के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल जाए, वो सारी बातें बोले, तब तो ये बात मानना पड़ेगी। ठीक है, गृहमंत्री जी ने तो ये भी कहा, देखिए गृहमंत्री जी ने ये भी कहा है कि ये 70 साल का पहले हिसाब दीजिए, तब 17 महीने का लीजिए। सवाल ये है कि संसद ये जो है, क्या ये कांग्रेस बात का जवाब दे भाजपा अगर आप कोई आपसी बातचीत का कोई स्थल है? कोई आपने हिसाब नहीं दिया तो हम हिसाब नहीं देंगे। अरे भाई, बाकी जो देश पूछ रहा है, बाकी देश भी तो जानना चाहता है। हम तो कांग्रेस से भी ये बात सवाल उठाते रहे उस पर, और अब इन पर भी उठाएंगे। आपने 17 महीने का जो वादा हुआ, 17 महीने क्यों? ठीक है, पहले भी सरकार रही है इनकी। ठीक है, मैं एक बार सारे मेहमानों की तरफ बोलूं, उसके बाद में इस चर्चा को ओपन करूंगा। मैं वीएन झा जी की तरफ जाऊं, उससे पहले कमर अली, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
देखिएगा, जनता वहाँ की जम्मू कश्मीर की मुतमईन नहीं थी। जो टेम्परेरी कानून था, अगर उसको हमने हटा दिया है तो जो पंचायत चुनाव हुए हैं उसमें आवाम ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और आज कामयाबी हुई है, तो क्या आप उससे संतुष्ट नहीं है? आप किसी पार्टी से मुतमईन हो सकते हैं महेंद्र यादव जी, मैं आपकी बात को मान सकता हूं कि आप किसी पार्टी की बात कर सकते हैं, किसी से आप मुतमईन हो सकते हैं, लेकिन जो जनता होती है, जो आवाम होती है, अगर उसने अपने रहबर को चुना है तो आपको शक नहीं जाहिर करना चाहिए। इतनी सी बात मैं आपसे वो तो ये कह रहे हैं कि पंचायती चुनाव में कैसे विपक्षी पार्टियों के साथ में क्या कुछ किया गया, कैंपेनिंग तक नहीं उनको करने दी गई, उनको कैसे नजरबंद कर दिया गया। क्या है इस तरह का माहौल है उसमें, ये कह रहे हैं ना, इस तरह के चुनावों को कितनी, इनसे पूछे कितनी पार्टियां लड़ी थी, जब्बारी जरा इनसे पूछे कितनी पार्टियां लड़ी थी। ठीक है, चुनाव के किसी ने रोका था? ठीक है, पता लगेगा। आप इनसे पूछे कितनी पार्टियां लड़ी जब्बार भाई। ठीक है, मैं वीरेंद्र झा जी की तरफ एक बार हो लूं, उसके बाद में इस चर्चा को ओपन करता हूं, इस चर्चा को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिसको लेकर के देश के जनता में उत्सुकता है और जाहिर तौर पर कश्मीर से जुड़े हुए वही बातें, वही बिंदु सामने आते हैं जो सरकार चाहती है। एक फैक्ट है, गृह मंत्रालय जो बताता है उसी के आंकड़ों पर हम भरोसा करते हैं। वीरेंद्र झा जी, जो स्थिति है 17 महीनों से ज्यादा का वक्त हो चुका है, आतंकवाद को लेकर के रोकने को और सफाया करने को लेकर के सरकार की नीति पूरे तौर पर सक्सेसफुल होती हुई दिखी आपको, और ऐसे में क्या कश्मीर बदल गया? तो फिर आज की यह घटना जो विजुअल आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो क्या है? जब्बार जी, आपने एक बहुत ही उम्दा क्वेश्चन पूछा है और जितने लोग अभी बोल रहे थे, मुझे देखिए, मैं पार्टिसान तो नहीं हूं, ना मैं सरकार का हूं और ना मैं किसी और का हूं। मैंने जो देखा हुआ कश्मीर में एक सर्विस ऑफिसर के हिसाब से, और जो आज मैं देख रहा हूं कश्मीर में, एक चीज हम सब अपने आप से पूछें, जितने लोग बोल चुके हैं वो भी अपने आप से पूछें कि धारा 370 क्यों हटाया गया था? क्या यह सिर्फ आतंक की घटना को खत्म करने के लिए हटाया गया था या और भी कारण थे? ये सब अपने आप से अपने दिल पे हाथ रख के पूछें, तो उसमें इनको सबको आंसर मिल जाएगा कि ये सिर्फ आतंकी घटना नहीं है, ये कश्मीर को मुख्य धारा से जोड़ने वाली बात थी। ये कश्मीर में ही कुछ लोगों के साथ में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, औरतें जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से हैं, जो विस्थापित आए हुए थे जेएनके, पुराने जेएनके से, ये सब लोग वहां पे हैं जिनके साथ में अन्याय हो रहा था। तो ये जो 370 हटाया, ये सिर्फ आतंकी घटना के लिए नहीं हटाया है। 370 से सरकार को ये जरूर चीज मिली है कि अब जो आतंकी के खिलाफ जो कार्रवाई होती है, इसके लिए अब स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन नहीं लेना पड़ेगा। जब यहाँ से ऑर्डर जब इशू होती है, गवर्नर को जाती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को जाती है, और उसके बाद वीरेंद्र झा जी, एक्शन होता है। ये विपक्ष ये कह रहा है कि साहब अब तो 1.5 साल से ऊपर का वक्त हो गया, विपक्षी दलों को वहां पर अगर कोई डेलीगेशन जाना चाहता है, मुलाकात करना चाहता है, उस तक की परमिशन नहीं है। ये किस किस्म की स्थिति में सुधार है? विपक्ष, देखिए, विपक्ष बिल्कुल जायज पूछ रही है जब वो सवाल कर रही है कि 1.5 साल हो गए, आप कुछ तो दिखाओ। लेकिन दिखाने के लिए है, आप स्टैटिस्टिक्स ले लीजिए, जो आंकड़ा है वो ले लीजिए, जो ये 370 के पहले का था और जो 370 के बाद है। आंकड़ा आपको साफ साफ दिखाएगा कि वहां पे जो आतंकी घटनाएं हैं वो बहुत कम हुई हैं। ऑफ कोर्स इसमें जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था पूरे कश्मीर में, वो भी जिम्मेदार है, लेकिन आतंकी घटनाएं बहुत कम हुई हैं, ये तो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक और चीज देखिए, आप मुफ्ती मोहम्मद के महबूबा मुफ्ती की बात याद कीजिए, जब उन्होंने कश्मीरी टेररिस्ट के बारे में उन्होंने वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा था लगभग 5% जो यहाँ पे यूथ हैं वो बंदूक लिए हुए हैं। कश्मीर की जनसंख्या जो थी वो लगभग 120 लाख थी जी। उसका 5% 7 लाख हुआ। 7 लाख जहां पे बंदूक हाथ में रखे हुए लोग हैं, टेररिस्ट हैं, जिनका की जो मानसिकता है कुछ और है, इसमें आपको समझ लगेगा। और ये सिर्फ स्टेट के खिलाफ नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ ऐसे भी जो यूथ हैं, केंद्र सरकार के जरिए जो रणनीति अपनाएगी उसे सिर्फ आतंकवाद को खत्म करने तक ही सीमित करके नहीं देखा जा सकता। बहुत सारे उसके पहलू, जैसा कि आप बता रहे हैं। हमारे साथ में नए मेहमान डॉक्टर सुनील कौशिक जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, कश्मीर ऐसा मुद्दा है जो सभी की जबान पर लंबे अरसे से चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या इस अवधि को आप देखते हैं कि हाँ,
5 अगस्त से पहले का कश्मीर और 5 अगस्त से बाद का कश्मीर, आतंकवाद के सफाया होने के मामले में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। क्योंकि आज एक ऐसी घटना हुई, एक आतंकवादी अपने कुर्ते के नीचे AK-47 लेकर के जाता है जो जवानों को मार देता है सरेराह सरे बाजार। देखो जब्बार जी, पहले भी हम इस मुद्दे पर कई बार चर्चा कर चुके हैं। देखा होगा कि जब 370 हटी तब लोगों की ये बात सामने आ रही थी कि कितनी जल्दी मामले सामान्य स्थिति में पहुंचेंगे। तब हम लोगों ने भी कहा था कि करीब 10 साल लगेंगे। इतना बड़ा अशांति का चित्र रहा हो, जहां 70 साल तक खून खराबे रहे हों, जहां युवाओं को कूट कूट करके माइंड ब्लास्ट किए गए हों, उसमें इतनी जल्दी से आसानी से शांति हो जाएगी ये नहीं पच पाता, समय लगेगा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि वो क्षेत्र जहां अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमेशा चर्चाओं में रहता है, जहां आतंकवादियों की भूमिका रहती है, उस देश में जहां जिन देशों की घुसपैठ के माध्यम से ऐसी व्यवस्थाएं अशांति के लिए पैदा की जाती हैं, उसके लिए राजनीतिक दलों को एक मंच पे आना पड़ेगा। यहाँ पक्ष और विपक्ष, सरकार या विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दल, इस दृष्टि से आप देखेंगे, इस दृष्टि से आप राजनीति करेंगे तो मुझे लगता है कि वो फिर अशांति रहेगी। यहाँ सारे लोगों को, सारे राजनीतिक दलों को सामने आना तो पड़ेगा। आपको लगता है कि वहां के जो अलग अलग पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे महबूबा मुफ्ती की पार्टी हो या फिर फारूक अब्दुल्ला की पार्टी हो, कॉन्फिडेंस में लेकर के अगर ये किया जाता तो इसके फायदे, इसके परिणाम और बेहतर आते? नहीं, मुझे नहीं लगता है कॉन्फिडेंस पे लेके आता तो ये 370 हटा पाते। जिस तरीके से वहाँ वरिष्ठ IASओं को लगाया गया, विशेष सचिव के स्तर को वहाँ विशेष कमान दी गई, जिन पे मुझे लगता है कि PMO का बड़ा विश्वास था, और इतनी गोपनीय स्तर से इसको रखा गया, वो सरकार का कदम सराहनीय था। यदि सामने लेकर के आते तो आपने देखा होगा कुछ दिन पहले मुफ्ती साहब का बयान भी आया था कि हम हाथ काट देंगे ऐसे लोगों के, बंदूकें उठा लेंगे या 370 को छेड़ा गया तो ये खून खराबा दिखेगा। तो ये सारे इस तरीके के बयान आते थे राजनीतिक दलों के नेताओं के। तो निश्चित तौर से केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया कि बड़ा गोपनीय तरीके से इसको रखा, और आपने देखा होगा कि कोई इस समय अशांति नहीं हुई, बड़े अच्छे स्तर से उसको डील किया। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भूमिका बननी चाहिए थी, मुझे लगता है कूटनीतिक तरीके से, उसमें भारत सरकार की सराहनीय कदम, पहल कहूंगा मैं इसको, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ देशों की छोड़ा जाए, वो राजनीतिक बयान हो सकते हैं, लेकिन आज की स्थिति देखा जाए तो अधिकतर देश भारत के साथ है कश्मीर मुद्दे पर। ठीक है, वीएन झा जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे थे, अपनी बात रख दीजिए, फिर मैं आता हूं कमर जी आपकी तरफ। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, बड़ी अच्छी बात अभी इन्होंने कही है, जो जितना सब कुछ इन्होंने वर्णन किया। लेकिन देखिए, आपका जो सवाल था कि क्या ऐसा करना उचित था, अब तो ये सवाल ही नहीं उठना चाहिए, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया। जिस तरह से 370 जानी थी वो चली गई। अब वो ठीक हुई या गलत हुई, इस पे दोनों पहलू हैं। लेकिन जैसा अभी इन्होंने कहा था कि अगर आपको सबको पूछ के अगर 370 आप हटाना चाहते तो कभी भी नहीं हटा पाते। अभी देखिए, अभी ये अब्दुल्ला भी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं वापस लाओ नहीं तो मैं चाइना के पास जाऊंगा। मुफ्ती जी कह रहे हैं कि वापस लाओ नहीं तो मैं पाकिस्तान के पास जाऊंगी। ये जो नैरेटिव है ना, इसको खत्म होना होगा, क्योंकि आपको कोई भी सहायता नहीं करेगा। आपको जो अपनी समस्याएं सुलझानी है, आपको खुद ही सुलझानी पड़ेगी। और उस मामले में जैसा गया था, मेरे ख्याल से कोई इसमें जबरदस्ती जरूर हुई थी, इसमें थोड़ी सी जबरदस्ती हुई है, इसमें लोगों को नुकसान सहना पड़ा है। लेकिन यही एक तरीका था जिससे कि धारा 370 जा सकती थी, और मैं उसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं। महेंद्र यादव जी, इस पूरे मामले में जी अपनी बात आप रखिएगा। जो पार्टियां कहती है, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी, महबूबा मुफ्ती की पार्टी, या वहां के लोकल लीडर कि साहब ऐसा हम करेंगे, ऐसा करेंगे, क्या ये मुद्दा अब खत्म नहीं हो चुका कि साहब 370 की बहाली नहीं हो सकती है, मतलब नहीं हो सकती है, उससे आगे की अब सोचना चाहिए वहां के क्षेत्रीय नेताओं को? इस बात को सरकार तो माने कि ये मुद्दा खत्म हो चुका है। मुद्दा खत्म हो चुका है तो स्वतंत्र और सही माहौल, निष्पक्ष माहौल में चुनाव करवा लीजिए। पूरी जनता 370 को हटाने के पक्ष में है, वो एकदम से भाजपा को पूरा बहुमत दे देगी। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की पार्टी का सफाया हो जाएगा, उनका कोई खाता नहीं खुलेगा, बात उनकी कोई औकात नहीं बचेगी। क्या ये फैसला सरकार जम्मू कश्मीर के जनता से रेफरेंडम करा करके लेती? क्या ये फैसला सरकार रेफरेंडम करा करके लेती है? मैं कह रहा हूँ वही जी, वही मैं कह रहा हूँ। क्या ये उचित है? कह रहे हैं, जब हमारे साथी वीएम झा जी और कौशल जी कह रहे हैं कि सबको एक मंच पर आना होगा, तो एक मंच पर आके बैठ जाएं और सरकार जो कह रही है उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहें। इसके लिए ऐसा होता है कि एक मंच होगा तो आपको अन्य दलों की भी तो सुननी पड़ेगी।
आपको ये भी बताना पड़ेगा कि भाई हमारा प्रतिनिधिमंडल जब आ रहा था तो आपने वहां पर हमें क्यों रोक दिया था। इस बात का जवाब नहीं देना पड़ेगा। इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा कि आप जब राष्ट्रवाद की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, विदेशी ताकतों के देश में दखल न देने की बात करते हैं, तो ये विदेशी नेताओं का, विदेशी डिप्लोमेट्स का ये ग्रुप आप बना के दूसरे देशों को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने का मौका क्यों दे रहे हैं। बाहर के लोग कैसे आ सकते हैं जब अब ये अभी 26 जनवरी का मामला या किसानों के मामले को आप देखें, कितना बड़ा मुद्दा बन गया था कि हमारे आंतरिक मामलों में ये लोग दखल दे रहे हैं, ग्रेटा थनबर्ग दे रही हैं, मीना हैरिस दे रही हैं। यहाँ पर आप विदेशों से खुद ला के रहे हैं, और ये पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी 2-3 बार हो चुके हैं। खुद डिप्लोमेट्स, विदेशी डिप्लोमेट्स को लाते हैं और अपने आप घुमा रहे हैं। अरे आपका अगर दुनिया को दिखाना ही है कि कश्मीर में सब कुछ अच्छा है, तो फिर उनको स्वतंत्र रूप से छोड़ दीजिए, उनको वहां पर आम जनता से अकेले में मिलने दीजिए। ठीक है, वहां के टूरिस्ट हैं जो उद्योग धंधे, ठीक है। मगर कमर अली साहब, अब अगर 1.5 साल के भीतर हालात सामान्य है जैसा कि सरकार ये कह रही है, तो फिर विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ में, जैसा कि वो आरोप लगा रहे हैं उनके शब्दों में कि ज्यादती हो रही है, हालात वहां पर सामान्य हो चुके हैं, बेहतर हैं, तो फिर विपक्षी पार्टियों के साथ में क्या ज्यादती कर रही है सरकार? कमर अली साहब, मेरा सीधा यह सवाल है कि अब जब सब कुछ नॉर्मल है, या एक तरीके से नॉर्मल होने के रास्ते पे काफी तेजी से आगे कश्मीर बढ़ रहा है, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों में कश्मीरियत और जमहूरियत दोनों की रूह बहाल हो पाई कश्मीर के अंदर? जब्बार जी, आप हम सब जानते हैं कि 370 आर्टिकल जो था वो टेम्परेरी था, परमानेंट कानून नहीं था। उसको हमने हटाया। आपने क्यों नहीं हटाया? ठीक है, आपने नहीं हटाया 70 साल तक, कोई बात नहीं, हमने हटा दिया। क्यों हटाया? 2 झंडा 2 संविधान के लिए। मुफ्ती मोहम्मद सईद की साहबजादी जो थी वो विदेशों में ये कहती थी कि मेरी माँ पे जास्ती हो रही है और मुझे माँ जीवित है नहीं जीवित है, इस तरह के बयान देती थी। फिर जहाँ वो बयान देती थी वहीं का डेलीगेशन अगर उनकी वालदा से मिलने आया, जम्मू कश्मीर गया, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति? ये विदेश में किसने मुद्दा उठाया? उनकी साहबजादी ने मुद्दा उठाया। ठीक है, वहां से डेलीगेशन आया, वो मिलने गया। जहां आप मुद्दा उठाएंगे वहां का डेलीगेशन अगर मिलने गया, मुतमईन हो गया, चला गया। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं। मैं एक मिनट जब्बार जी, मैं दूसरी बात पे आ जाता हूं। फिर उसके बाद सारी पार्टियों ने पंचायत चुनाव में हिस्सेदारी करी, सारी पार्टियों ने हिस्सेदारी करी। देखिए, आप किसी पार्टी से मुतमईन हो सकते हैं। मैंने आपकी बात सुनी, अब आप बात को सुनिए। आप बात सुनिए, मैंने आपकी बात को सुना। कमर अली साहब, देखिए, मैं सवाल कर रहे हैं वो आपकी तरफ लाऊंगा। मुकम्मल बात होने दीजिए, बात को मुकम्मल होने दीजिए। अपनी बात ही बोलेंगे बस जी, ठीक है, बात को मुकम्मल हो जाने दीजिए। कमर अली साहब, ठीक है, पंचायती चुनाव का जिक्र आप कर रहे हैं, मगर पंचायती चुनाव में विरोधी पार्टियों को तो नजरबंद कर दिया गया। वो लोग कैंपेन ही नहीं कर पाए। यही तो उन लोगों को दुख है कि आपने हमें बंधक बना करके खुले मैदान में आपने अगर नहीं कर पाए तो उनकी सीटें कैसे आई? ये जब्बार जी उनकी सीटें कैसे आई? फिर ये प्रश्न उठेगा। फिर ये अगर ये सवाल आप करेंगे तो ये प्रश्न भी तो उठेगा, क्या सब बेईमानी करके सीटें वो ले आए? फिर ये प्रश्न फिर आ जाएगा। इसका तो जवाब कैसी बच्चों वाली बातें हैं? ये तो निष्पक्ष चुनाव हुआ है। अगर ये महेंद्र यादव जी उठा रहे हैं, ये तो बच्चों वाली बातें हैं भाई। सेकंड पोजीशन पे कहीं भी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी आई है, कहीं मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी आई है, महमूदा। अब आप ये बताइए कि बहुत से ऐसे दल हैं जो जीते भी हैं, बहुत से दल ऐसे हारे भी हैं। अरे आप किसी पार्टी से महेंद्र यादव जी मुतमईन हो सकते हैं, मैं आपकी बात का बुरा नहीं मानता हूं, लेकिन आप बुजुर्ग हैं, लेकिन आप बात को समझिए, आप गुमराह ना करिए। आप हिंदुस्तान की बात करिए, इस हिंदुस्तान की सरजमी की बात करिए। जम्मू कश्मीर में 370 आर्टिकल टेम्परेरी कानून का हिंदुस्तान में होता है। 2 झंडा 2 संविधान होता है, 2 झंडा 2 संविधान होता है। इस मुल्क में आप जिस मुल्क के बाशिंदे हैं, जब चाइना की पाकिस्तान की बात करेगी तो क्या आप उनको सपोर्ट करते हैं? बहन जी, चाइना और पाकिस्तान की जो लोग बात करते हैं उनको क्या आप सपोर्ट करते हैं? जहन को बदलिए, ऐसी जहनियत मत रखिए जिससे आवाम में संदेश खराब जाए।
अरे आप तो सबसे पहले बात ये, वो आप देखिए, कह रहे हैं कि सबसे मिलने आतंकवादी दिया। घटनाओं में कमी आई है। आप इस मीडिया बात के पूरी लिए इस पहले बात माफी मीडिया भी मांगिए, साथ में गई थी। क्योंकि नोटबंदी के बाद से तो आतंकवाद देखिए, खत्म हो आतंकवादी चुका था। घटनाओं की कमी अभी आई कमी है। किसमें आ रही है? हमारे अगर जवान आतंकवाद शहीद, खत्म हो अब चुका मुख्तसर था, सी बात तो बची अब है, ये मुख्तसर कमी की किसमें आ बात को रही भी है? हम ये खत्म कर बताइए। देंगे। ठीक है, एक यकीन सेकंड, मानिए, एक सेकंड, आतंकवाद कमर खत्म। साहब, कमर साहब, एक सेकंड, वो महेंद्र जम्मू यादव जी, कश्मीर ठीक है, को कश्मीर की कली मूवी बनी थी, उस तरीके से हम कायम करेंगे। ठीक है, ठीक है, कमर अली साहब, फिल्में भी बनेगी महेंद्र वहां यादव पे। जी, उस महेंद्र जम्मू यादव जी, कश्मीर को जो हमारी जन्नत महेंद्र यादव है, जी, अगर नोटबंदी जमहूरियत के को कायम बाद में करेंगे जो हम। आतंकवाद की फंडिंग या उससे जमहूरियत और आतंकवाद जन्नत। की कमर टूटने की बात कही गई थी, उसके बाद 5 अगस्त के बाद में तो बहुत कुछ बदला है ना कश्मीर में, इससे तो आप सहमत होंगे ना? आप ये नहीं, देखिए, मेरा कहना यह है कि जो बदला है वो बदलाव हमें देखने को नहीं दिया जा रहा है, हमें देखने नहीं दिया जा रहा है। विदेशों से दौरे लोग आ रहे हैं, उनके कहना ठीक है कि अगर मुफ्ती मोहम्मद आप जाएंगे? जब्बारी मुफ्तियन से आप जाएंगे क्या? उससे मिलवा दिया। मेरा कहना जब्बारी है जरा एक प्रश्न का अगर वो जवाब आपसे इसके लिए महेंद्र जी साहब जाएंगे? इतने ही आप जाके देखिए ना। हाँ जी, हाँ जी, कहाँ पहुंचा रहे हैं मुझे बताइए। वे पूछ रहे हैं कि आप कश्मीर जाना चाहेंगे, वहां से लोगों से, पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों से अरे मुलाकात भैया, जम्मू चाहेंगे आप? कश्मीर जाइए, कौन मना कर रहा है आपको? हाँ जी, पहुंचाइए। नहीं, हमें पता है ना, जो लोग गए थे उनको जाइए। लौटा दिया ठीक गया। है, फिल्म ठीक है, डायरेक्टर वीएन जा झा रहे जी। हैं, कश्मीर की कली वहां बनी है, डायरेक्टर जा रहे हैं फिल्मों की शूटिंग के लिए अब तो वहां पे। ठीक है, ठीक है, वीएन जाइए, झा आप जी, भी जाइए, कौन मना कर रहा है? हिंदुस्तान का वीएन हिस्सा झा है ये, तो आप उस समय नहीं जा सकते थे जिस समय आर्टिकल 317 लगी हुई थी। कहानी कर रहे हैं आप, फिल्मों की कहानी सुना रहे हैं, तो फिल्मों की कहानी में ठीक है, एक सेकंड, मैं आप दोनों लोगों को रोकना चाहूंगा। वीएन झा जी, जो विदेशी डिप्लोमेट आए हैं, अरे फिल्मों की कहानी नहीं, आपके वक्त की फिल्म है वो, वैसे ही माहौल करूंगा। भारतीय जनता पार्टी वहां पे जमहूरियत और जन्नत दोनों चीजें चाहती है। ठीक है, वीएन झा जी, आपकी ये जमहूरियत, जन्नत और कश्मीरियत, ये इसे आने आपके में उसके अभी खिलाफ अभी है, लंबा ये वक्त बताइए, लगेगा, बता दीजिए। या ये 17 महीने बहुत कम अवधि है, अभी इसके लिए कुछ और इंतजार करना होगा? बिल्कुल ठीक कहा आपने जब्बार जी, क्योंकि जो वहाँ पे मानसिकता बदली है ना, ये ग्रास रूट से जो लोगों के दिमाग में चेंज लाया गया है, बदलाव लाया गया है, जहर घोला गया है, उसके चलते हुआ है। तो इसको पूरा जाने में तो समय लगेगा। लेकिन एक चीज में बड़ी सहमति रखता हूँ, जो विपक्ष के जो लोग कह रहे थे, मोदी सरकार, मोदी जी तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन सरकार, जो मिनिस्टर्स हैं, वो कहीं न कहीं चूक कर रहे हैं कि साथ में अपोजिशन को लेके नहीं चल पा रहे हैं। छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए जो विपक्ष जो है वो कहीं और गायब हो जाती है, जबकि ये संभावना है कि ये सरकार सबों को साथ में लेके जा सकती है। हाँ, कश्मीर में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, कुछ इस तरह के बयान आए थे जिसमें सबों को लेके साथ में नहीं जा सकता था, लेकिन अब जबकि हालत धीरे धीरे ठीक हो रही है, तो आज क्यों कोई शिकायत करे कि मुझे कश्मीर नहीं दिया जा रहा है? तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इसके पीछे की वजह क्या आप देखते हैं डॉक्टर सुनील कौशिक जी? नहीं, देखो, मैं पिछली बार जब सरकारें रही हैं तो आपने देखा होगा कि एक बार इंदिरा गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को संयुक्त राष्ट्र में भेजा था सरकार का प्रतिनिधि बना करके। विपक्ष कहीं ना कहीं ऐसी विश्वसनीयता खो रहा है कि सरकार का भरोसा उस पर नहीं है। ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर या राजनीतिक बयान आए, चाइना या पाकिस्तान को लेकर के ऐसी बातें कहें, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं विश्वास में कमी तो है सरकार और विपक्ष के बीच में। मुद्दे हो सकते हैं, राजनीति हो सकती है घर में, लेकिन ऐसा मुद्दा जहां अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जिसकी भूमिका रहती हो, जो चर्चाओं में रहता हो और जहां खून खराबा इस देश ने देखा हो, उस मामले पर यदि विपक्ष राजनीति करे तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। दूसरा, 70 साल से वहां देखा सारे लोगों ने, उसका ये तरीका क्या ठीक है कि उसके लिए फिर आप लंबे समय तक के लिए 6-6 महीने तक, 8-8 महीने तक नजरबंद कर दें? नहीं, आप बताइए, जब छोड़ने का प्रयास किया, क्या अभी नजरबंद से बाहर नहीं आए? कौन से बयान आए? क्या सरकार बार बार विश्वास कायम करने का प्रयास नहीं करती है? क्या राजनीति करने की है ना, विकास पे लड़ो ना, वहां पे शिक्षा पे लड़ो, स्वास्थ्य पे लड़ो, लेकिन आप उसी बातों पे लड़ेंगे कि हम पाकिस्तान चले जाएंगे, हम चाइना से बात करेंगे। विपक्ष ये बातें करे ना कि विकास वहां नहीं हो पा रहा है, लोग इंटरनेट की बातें करे, इंटरनेट चालू नहीं है इसकी बातें करे, स्कूल नहीं खुल रहे हैं इसकी बातें करे, हॉस्पिटलों में इलाज नहीं हो रहा है इसकी बातें करे, सड़कें नहीं बन रही है इसकी बातें करे, उद्योग नहीं लग पा रहे हैं इसकी बातें करे। लेकिन ऐसे मुद्दे जहां सरकार को विवश कर दें,
आप तो कूटनीतिक तरीके से किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय पटल के सामने सरकार रखती है, यदि घर में ही सरकार पर सवाल उठने लगेंगे तो क्या वो सरकार अंतर्राष्ट्रीय पटल पर क्या अपनी भूमिका को तय कर पाएगी? रिस्पॉन्ड कीजिएगा, क्या इन चीजों को लेकर के अगर सरकार इन चीजों को ध्यान में रख करके कदम उठा रही है तो वो क्या गलत कर रही है? विजेंद्र कुमार जी। देखिए आदरणीय जब्बार साहब, जब मुझे डिबेट के लिए बुलाया गया तो मैंने एक बार सोचा कि मुझे डिबेट पर नहीं जाना चाहिए। फिर मैंने बहुत मन बनाया कि नहीं, आना चाहिए। इस देश में एक बहुत बड़ा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। मैं 1987 में राजनीति में आया जी, और आदरणीय सुनील कौशिक जी को मैं नहीं जानता कितने सीनियर पत्रकार हैं, एक बार नहीं 36 बार 36 बार 49 साल हुकूमत रही कांग्रेस पार्टी की देश में, 36 बार हमने विपक्ष को संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रतिनिधित्व कराया। अब सुनील कौशिक जी के अनुसार हमारे अंदर काबिलियत नहीं है, हम जिम्मेदार पार्टी नहीं हैं, इसलिए हम नहीं जा सकते। आप सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। जब आपकी सरकार थी तो उस प्रतिनिधिमंडल में 2 बार मैं जम्मू कश्मीर गया हूं सरकार की तरफ से, और वो हालात मैंने वहां देखे हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि सरकार आप केंद्र में थे और आपने विपक्ष पे भरोसा किया, विपक्ष के साथ जो विश्वास कायम आपने किया कि विपक्ष ने टूटने दिया। मैं ये आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन मैं उस विश्वसनीयता की बात कर रहा हूं जो आपके रहते हुए आपने भी विपक्ष पे विश्वास किया था और विपक्ष हर मोर्चे पे आपके साथ था। जी ठीक है बिजन जी। नहीं आगे जी बोलिए आगे बोले। जी बिल्कुल सर बोलिए। और आदरणीय कमर अली साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने 4 बार कहा, पहले सेगमेंट में भी कहा, दूसरे सेगमेंट में भी कहा कि एक देश में 2 विधान नहीं हो सकते। शायद ये जानकार नहीं हैं या जानते नहीं होंगे, झा साहब थोड़ा बहुत जानते होंगे, सुनील साहब भी जानते होंगे कि 5 अगस्त के बाद खुद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश में एक सूबा है, उसका नाम है नागालैंड, वहां बाकायदा 2 संविधान और 2 निशान, 2 झंडे का प्राविधान है। किसी को भेज करके मगर वहां के सीएम ऑफिस का फोटो सार्वजनिक करवा दीजिए। ये कह रहे हैं कि वहां की परिस्थितियां अलग हैं जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों से। बहुत सेंसिटिव चीज है, मैं इस पर डिबेट के लिए नहीं कहना चाहता हूं। नहीं, आपने कहा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, नागालैंड में है। जम्मू कश्मीर में जब 370 हम लेकर आए थे तब परिस्थितियां अलग थी, तो आप जैसे अभी सुनील कौशिक जी ने बड़े होशियारी से, चालाकी से कहा, जब संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रतिनिधित्व कराने की बात किया तो मेरा जिक्र किया कांग्रेस का, और जब चाइना जाने की बात तो उन्होंने मुफ्ती साहब का जिक्र किया, जबकि दोनों पार्टियों में जमीन आसमान का अंतर है। मुफ्ती साहब मुख्यमंत्री पहली बार बनी तो भारतीय जनता पार्टी के उसमें बनी, खुद भारतीय जनता पार्टी ने उनको सपोर्ट किया। तो चीजों को घालमेल न करिए, बहुत सेंसिटिव इशू है। मेरे समझ से पूरे देश को जो फैसला होना था हो चुका, फैसला पूरे देश ने स्वीकार कर लिया है। अब शांति से हम लोगों को वहां स्थिति सामान्य होने, वहां लोगों के अधिकार के बहाल होने, इंतजार करना चाहिए, लोगों का भरोसा बढ़ने की प्रतीक्षा करनी चाहिए एक विपक्ष, जिम्मेदार विपक्ष के नाते। ठीक है, मैं यही कहना चाहता हूं। ठीक है वीएन झा जी, सब कुछ एक्सेप्टेबल है, सब कुछ तस्लीम कर लिया गया है, मगर क्या जम्मू कश्मीर की जनता ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है जहन से, दिलो दिमाग से? अगर आप मेरे दिल पे हाथ रख के मैं कहूं तो उत्तर होगा नहीं, क्योंकि उस जनता में सारे लोग अगर हम इसको कबूल कर लेंगे तो फिर ये जो भी चल रहा है ये होता ही नहीं। लेकिन ज्यादातर लोगों ने, देखिए एक चीज हम लोग कभी कभार भूल जाते हैं, अगर कभी किसी ने मुसलमान का नाम ले लिया तो इससे जहन में लोगों को हमेशा ये नहीं आना चाहिए कि वो टेररिस्ट है। जब्बार जी, देश के 60% मुसलमान, 60% उतने ही देशभक्त हैं जितना कोई भी और है, उतने हैं। और 40%, तो ये मेजॉरिटी जहां पे 40%, वहां आप सबके लिए ऐसा नहीं कर सकते हैं। 40% तक सवाल उठा दिया आपने। जहां साहब 40% तो सवाल उठा दिया आपने। नहीं, देखिए मैंने कहा 60% इतने ज्यादा देशभक्त हैं कि उस पे किसी भी तरह का सवाल नहीं उठाया जा सकता है। 40 पर उठाया जा सकता है, बाकी नहीं। मैं पूरा कर लूं।
मैं पूरा कर लूं? जी जी जी। अरे ऐसी बात आप पूरा ना देखिए, करें बहुत बढ़िया बाकी है। जो जैसे मैंने कहा था पहले justify कि कीजिए बात को। जब मुफ्ती महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि 5% जो है टेररिस्ट हैं, उस 5% को 35% जो है जो लोग ये जो दिमाग से कहते हैं कि हाँ ठीक है वो अपना ठीक काम कर रहा है या उसके खिलाफ नहीं जाना है, तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सपोर्ट करने वाले 35% भी हैं। तो ये सब मिला के लगभग 40% होते हैं। नहीं, आप जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं कि वहां पर 60% मुस्लिम पॉपुलेशन देश से प्रेम करती है, देशभक्ति करती है। एब्सोल्युटली जी। तो लेकिन दोनों जगहों की, जम्मू की और कश्मीर की, दोनों जगहों की अगर बात करें, ठीक है, जो 3 रीजन है, लद्दाख जहां पर बौद्ध धर्म के लोग ज्यादा है, जम्मू में जहां पर हिंदू धर्म के लोग ज्यादा है, कश्मीर जहां पर मुस्लिम धर्म के लोग ज्यादा है, तीनों इलाकों को अगर देखें और तीनों जगहों को मिला करके, जैसे कि ये फैसला जो हो चुका वो हो चुका, अब इसको वहां की जनता भी तस्लीम करे दिल से, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है, उनको करीब लाने के लिए प्रयास कर रही है, और अगर कर रही है तो क्या तरीके हैं उसके? हाँ, उसी पे मैं अभी आ रहा था कि अब यहाँ पे विपक्ष को साथ में लेके चलने की बात आती है। लेकिन आपको याद होगा जब ये 370 लगा था, उसके बाद में राहुल गांधी जी का एक बड़ा सा बहुत ही खराब बयान आया था कि कश्मीर में गोलियों से लोगों को भुना जा रहा था, और भी कुछ पार्टियां थी जिन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए थे। तो देखिए, कहीं ना कहीं दोनों तरफ से आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। आपकी अभिव्यक्ति ऐसी होनी चाहिए, आपके जो नैरेटिव होते हैं ऐसे होना चाहिए कि देश को इस तरह से कटघरे में ना खड़े, मतलब इस तरह का चल रहा था, ये तो किसी भी तरह से नहीं चल रहा था। ठीक है, तो ये चीज आपको सरकार के जहन में भी आना होगा कि हाँ, इस पे विश्वास किया जा सकता है और सरकार को विश्वास करना चाहिए, इस पे बढ़े के पहल करनी चाहिए। ठीक है, अभी मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि वो सारे अपोजिशन को हर मामले में साथ में लेके चले। ठीक है, यही एक कमी है। महेंद्र यादव जी, अगर एक वक्त में परिस्थितियां ऐसी थी कि आर्टिकल 370 की जम्मू कश्मीर के लिए जरूरत थी, आज परिस्थितियां बदली हैं और उसमें ना होने की जरूरत है, तो 370 से इतना मोह अब क्यों है आज की परिस्थितियों में? मोह की बात नहीं है, बात सीधा यह है कि अब जो भी होना है वहां पर जो भी स्थिति होनी है, अब ये पूरे राष्ट्र का मामला अगर है तो सभी की सहमति लेनी चाहिए। और 350 से ज्यादा सीटें जिस दल के पास में, जिस गठबंधन, सत्तारूढ़ गठबंधन के पास में हो, विपक्ष को विश्वास में लेना उसकी जिम्मेदारी बनती है। विपक्ष तो वैसे ही मगर कश्मीर के हालात के मद्देनजर वहां के सियासी लीडरों को साथ मिला करके क्या एक समन्वय बनाया जा सकता है? अगर महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला या दूसरे लीडर है, इस बात पर कभी सहमत होते? सत्तारूढ़ दल की बनती है जिम्मेदारी कि वो विपक्ष को विश्वास में ले, और जम्मू कश्मीर के लोगों को साथ में ले। आप यही देखिए, मतलब एक ठीक है, आपकी सीमा मुझे समझ में आती है, लेकिन यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं कश्मीर के ऊपर, क्या इसमें कोई कश्मीर का, कोई जम्मू कश्मीर का कोई आदमी है? ये स्थिति खत्म होनी चाहिए। वहाँ के लोग भी तो शामिल हों, उनके बारे में फैसला करने वाले। क्या हम ही सारे फैसले करते रहेंगे? वो लोग भी तो हों। ठीक है, पक्ष के डॉक्टर सुनील कौशिक लोग भी हों। अब जबकि काफी वक्त हो चुका है, 1.5 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है, सरकार को कोई ऐसी पहल करनी चाहिए जिससे कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, विरोधी पार्टियों के नेता हैं, वो भी सरकार के साथ में आकर के सुर में सुर मिलाएं। इसके लिए सरकार ने अभी तक कोई कदम तो उठाया नहीं है। देखो, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, चाहे झा साहब ने कहा हो, चाहे यादव साहब ने कहा हो, क्योंकि इतने बड़ा निर्णय लेने के बाद, इतने बरसों तक जो वहां हाल रहे, जिन लोगों को बचपन से मदरसों में सिखाया गया, जिनको आतंकवादी ट्रेनिंगें दी गई, क्या वो उनकी मानसिकता क्या 1-1.5 वर्ष में खत्म हो जाएगी क्या? जब तक मुझे लगता है कि दूसरी पीढ़ी निर्णय लेने के कगार पर ना आएगी, तब तक हालात वहां के सामान्य नहीं होंगे। और ब्रजेन जी बैठे हुए हैं, इन्होंने अभी कहा, मैं इनकी बात से सहमत हूं कि विशेष परिस्थितियों में इन्होंने 370 लगाया, विशेष परिस्थितियों में लगाया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन विशेष परिस्थितियां 70 साल तक रही। ठीक है, तो क्या 370 हटाने के बाद क्या आप 10 साल भी सरकार को नहीं देंगे? आखिरी समय वक्त बहुत थोड़ा सा, वीएन झा जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि 5 अगस्त 2019 से पहले 2014 से लेकर के 2019 के बीच में सरकार का टेररिज्म को खत्म करने का मैकेनिज्म क्या था, और 5 अगस्त के बाद में उसमें कोई बदलाव आपको दिखा? जी, बहुत ही, हम तो इससे गुजर चुके हैं और इसको हमने खुद अपने आंखों से देखा हुआ है। देखिए, सरकार का जो मनसा है, टेररिज्म को हटाने के लिए सरकार ने सारे स्तर पे काम किए हुए हैं।
2014 से जब से कि जो ये सरकार आई हुई है, उसके बाद मुफ्ती जी के साथ मिलके भी की थी, कुछ दिनों चलाए थे सरकार को। एक ऑपरेशन क्लीन अप शुरू हुआ था मिलिट्री का, इसमें बहुत अच्छा काम हुआ था। लेकिन जब तक ये 370 थी तो सेना भी, मैं आपका सिर्फ आधा मिनट तो मैं एक बार उनकी बात पूरी हो जाए फिनिश कर लेता हूं। तो सरकार भी, मतलब जो सेना भी अपनी पूरा काम नहीं कर पा रही थी, लेकिन जब से ये 370 गया हुआ है, सबों को साथ में लाया गया है। अभी पुलिस साथ में है, अभी पैरामिलिट्री साथ में है, अभी सेना साथ में है, सब मिलकर काम कर रही है, बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन एक चीज में जो भी पिछले प्रवक्ता बता रहे थे कि आप सबको साथ में लेकर नहीं चल सकते। देखिए, हम बात कर रहे हैं अपोजिशन पार्टी के लिए। ये अपोजिशन पार्टी रेडिकल नहीं है, ये अपोजिशन पार्टी जिहादी नहीं है। इनको साथ में लेके चलने के लिए मोदी जी को पहल करनी पड़ेगी। वक्त है उसके लिए एक पहल करें। कमर अली साहब, आखिरी सवाल। एक संविधान, एक झंडा, एक विधान, सारी बातें हम कहते हैं, सुनते हैं और कही जा रही। क्या नागालैंड के लिए भी आपकी सरकार ऐसा सोच रही है? देखिए, हमारी नागालैंड के बारे में पे काम करती है, बिल्कुल काम करेगी। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे महमूदा वाली पार्टी हो, चाहे आपकी जितनी पार्टियां वहाँ पे हों, इनके बच्चे जो हैं विदेशों में पढ़ते, विदेशों में तालीम हासिल करते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग समझ गए कि अपने बच्चों को तो विदेशों में पढ़ाने भेजते हैं और हमारे बच्चों से हर जुमे को पत्थर फेंकवाते हैं। उनकी नादानी का इस्तेमाल करते हैं। वो अवाम जागरूक हुई है। अब हर जुमे को जो कर्फ्यू लग जाया करता, तो वो हर जुमे को कर्फ्यू नहीं लगता है। आप देखिए माहौल कितनी बड़ी तब्दीली आई है जम्मू कश्मीर के अंदर। ये आपको मानना पड़ेगा और हमारी सरकार को सराहना करना पड़ेगी। जो बच्चे बिगड़े थे वो बच्चे वापस आ रहे हैं, वापसी कर रहे हैं और नहीं जा रहे हैं। अब आज तक इस बात का एक्सपोज किसी ने नहीं किया जो बीजेपी की सरकार के आने के बाद हुआ और 370 हटने के बाद हुआ कि किन के बच्चे कहां पढ़ रहे हैं। आप बताइए, अपने बच्चों को आप विदेशों में एसी वाले स्कूल में, बड़े टॉप स्कूल में आप पढ़ाएंगे और वहाँ के बच्चों को आप आतंकवादी ट्रेनिंग दिलवाएंगे, आप पत्थर फेंकवाएंगे सेना के ऊपर, आप दूध के नाम पर जो बच्चे दूध पीने लायक हैं जो खराब थे इन्हीं मौजूदा वक्त के विरोधी दलों के नेताओं की वजह से खराब थे। वक्त बहुत कम है, मैं आखिरी कमेंट के लिए विजन जी आपके पास आ नहीं पा रहा हूं, बहुत माफी के साथ में। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, कमर अली साहब, जावेद, विजन जी, सुनील कौशिक जी, महेंद्र यादव जी और वीएन झा जी, आप लोगों ने वक्त निकाला क्योंकि ये मामला बहुत संवेदनशील वाला है। बहुत ज्यादा संजीदगी से सोचने समझने और बयानों पर कंट्रोल रख करके बातें कहने का है, इसलिए हमने आज इसे समझने की कोशिश की है, उन मुद्दों को छूने की कोशिश की है कि आखिर 2019 के पहले के कश्मीर और 2019 के बाद के कश्मीर में कितना बदलाव आया और अभी कितना लंबा वक्त और चाहिए वहां पर पूर्ण रूप से हालात के सामान्य होने में। मगर विरोधी दल और जमहूरियत, कश्मीरियत और कश्मीरी अवाम की जो रूह है, जो सोच है, उनको भी साथ लेने में अभी कितना वक्त लगेगा। चर्चा इस पर बहुत लंबी अभी भी होती रहेगी। आज की चर्चा में इतना ही।